नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज बिग पिक्चर में 5 कहानियां हैं, 5 अलग अलग देश हैं और 5 अलग अलग खबरें हैं। लेकिन जब आप इन्हें एक साथ देखेंगे तो एक तस्वीर बनेगी जो आपको बताएगी कि इस दुनिया में खाना, ऊर्जा और राजनीति किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। ईरान में महंगाई 50% से ऊपर है। चावल और रोटी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। एक देश जो कभी मिडिल ईस्ट की ताकत था, आज अपनी करेंसी की कीमत खो रहा है। जापान में एक क्रांति हो रही है बिना पानी के चावल उगाने की, बियर की ब्रीवरी के वेस्ट से खेत को बचाने की। और तीसरा देश यूके में ब्रेक्सिट के बाद फूड एक्सपोर्ट्स का संघर्ष जारी है, लेकिन उसी संघर्ष में एक उम्मीद भी है। और चौथा, भारत का आंध्र प्रदेश ने एक ऐसा काम किया है जो शायद पूरी दुनिया सोचती भी नहीं थी। चावल के हर थैले पर उस किसान का नाम जिसने वो चावल उगाया। और पांचवा देश चीन ने फ्यूल एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और फिर चुपचाप फिलीपींस और वियतनाम को फ्यूल भेज दिया। यह बैन था या फिर डिप्लोमेसी? तो आइए समझते हैं इन सभी खबरों को एक एक करके बिग पिक्चर में। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं ईरान से। तो दोस्तों, ईरान की कहानी समझने के लिए आपको एक नंबर याद करना चाहिए। 2016 में $1 खरीदने के लिए 34,000 ईरानी रियाल लगते थे। 2022 में 4,30,000 और 2025 में 10 लाख से ज्यादा और जनवरी 2026 में 15 लाख रियाल प्रति डॉलर। यानी एक दशक में करेंसी की वैल्यू 97% से ज्यादा गिर गई। और आज के समय में तो पूछिए कुछ मत। कुछ डिजिटल करेंसी कन्वर्जन प्लेटफॉर्म्स ने रियाल की वैल्यू 0 दिखाना शुरू कर दिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि करेंसी पूरी तरह से वर्थलेस हो गई है, बल्कि इसलिए कि उनके सिस्टम्स इतने एक्सट्रीम डेप्रिसिएशंस के लिए बने ही नहीं थे। और इस करेंसी कोलैप्स का सबसे सीधा असर कहां पड़ा? थाली पर। जी हां, थाली पर पड़ा। ईरान के सांख्यिकी केंद्र ने बताया कि दिसंबर 2025 में इन्फ्लेशन 42% रहा, लेकिन फूड प्राइस इन्फ्लेशन उससे कहीं ज्यादा 72%। दूध और अंडे एक महीने में 19% महंगे हुए, जबकि मांस और मुर्गी 20%, ऑयल एंड फैट 50% और रोटी चावल जैसे स्टेपल्स साल भर में लगभग दोगुने हो गए। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी की रिपोर्ट ने अक्टूबर 2025 में ही कहा था कि वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि ईरान की इकोनॉमी 2025 और 2026 दोनों में सिकुड़ेगी। एनुअल इन्फ्लेशन 60% की तरफ जाएगा और ईरान के 57% लोगों में किसी ना किसी तरह का कुपोषण है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर का कहना है। 7 मिलियन ईरानीज यानी कि 70 लाख ईरानीज कभी कभी भूखे सोते हैं। और इसी आर्थिक तबाही ने दिसंबर 2025 में प्रोटेस्ट को जन्म दिया जो 200 से ज्यादा शहरों में फैल गए। ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ये सबसे बड़ा उभार है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन ने लिखा कि गल्फ रीजन के देश राइस, कॉर्न और वेजिटेबल ऑयल्स के लिए 77 to 95% तक इंपोर्ट पर निर्भर हैं। और हॉर्मुज बंद होते ही फूड सप्लाई चेन्स टूट गई और ईरान जो इस डिस्रप्शन की वजह है वो खुद सबसे पहले शिकार बना। यह उस देश की कहानी है जिसने वेपन्स में निवेश किया, फूड सिक्योरिटी में नहीं। तो इससे दोस्तों हमें सबक मिलता है कि जो देश खाना खुद नहीं उगा सकता वो वॉर नहीं जीत सकता, चाहे उसके पास कितनी ही मिसाइलों का जखीरा हो। अब चलते हैं दूसरे देश जापान बियर की ब्रीवरी से खेत में क्रांति ला रहा है। बिल्कुल अलग खबर है दोस्तों। ये एक ऐसी खबर है जो हमें बताती है कि क्राइसिस के बीच में इनोवेशन कहां से आता है। जापान में पिछले साल राइस प्राइसेस करीब 2 गुने हो गए थे। ये हम पहले भी देख चुके हैं। लेबर शॉर्टेज है, एजिंग फार्मिंग पॉपुलेशन है और पानी की बढ़ती कमी है। और इसी संकट के जवाब में जापान एक नई फार्मिंग टेक्निक को बड़े पैमाने पर अपना रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पानी चारों तरफ कम हो रहा है और वो तकनीकी क्या है? ड्राई फील्ड डायरेक्ट सीडिंग मेथड, यानी बिना पानी भरे खेत में सीधे बीज बोना। परंपरागत पैडी फार्मिंग में क्या होता है? पहले खेत में पानी भरो, फिर जुताई करो, फिर सीडलिंग्स तैयार करो और फिर ट्रांसप्लांट करो, फिर पानी का लेवल बार बार मैनेज करो। यह सब जितना पानी चाहता है और जितनी लेबर चाहती है वो जापान की एजिंग फार्मिंग पॉपुलेशन के लिए अब सस्टेनेबल नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या तरीका निकाला? ड्राई डायरेक्ट सीडिंग्स।
यानी कि ड्राई डायरेक्ट सीडिंग में बीज सूखे खेत में डाले जाते हैं, फ्लडिंग की जरूरत नहीं होती और सीडलिंग प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती, ट्रांसप्लांटिंग की भी जरूरत नहीं होती है और लेबर इसमें काफ़ी कम लगती है, पानी बहुत ही कम लगता है। और इस टेक्निक के साथ एक ऐसा इनोवेशन जुड़ा हुआ है जो सुनकर आप सभी को चौंका देगा। असाही ग्रुप होल्डिंग्स वही असाही जो बियर बनाता है, उसकी सब्सिडियरी असाही बायोसाइकिल ने बियर ब्रीविंग के बाद बचने वाला ईस्ट से एक एग्रीकल्चरल मटेरियल बनाया है। यह मटेरियल प्लांट्स की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रूट्स को मजबूत करता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए सॉइल को तैयार करता है और इससे क्या होता है दोस्तों, इससे पेस्टिसाइड की ज़रूरत काफ़ी कम होती है। होकाइडो के आभासीरी क्षेत्र में जहां ठंड की वजह से पहले राइस कल्टीवेशन इम्पॉसिबल माना जाता था, वहां फकूडा फार्म ने इस बियर ईस्ट मटेरियल के साथ ड्राई डायरेक्ट सीडिंग में पहली सफल हार्वेस्ट 2020 में की और 2024 तक उनकी यील्ड 5 मीट्रिक टन्स पॉलिश्ड राइस तक पहुंचने की उम्मीद थी। और अब जापान का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसी अप्रोच को कीनिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, जहां इरिगेटेड फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यानी एक देश जो खुद क्राइसिस में था, उसने उस क्राइसिस में से एक सॉल्यूशन निकाला जो न सिर्फ जापान के काम आएगा बल्कि दुनिया के उन किसानों के भी जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। भारत के नाम एक सीख निकल के आती है यहाँ पर। भूटान में पानी सूख रहा है, नेपाल में यील्ड कम है और भारत के कई स्टेट्स में ग्राउंड वाटर क्राइसिस है। ड्राई डायरेक्ट सीडिंग की यह टेक्नोलॉजी भारत के लिए भी रिलेवेंस रखती है। तो अब बिग पिक्चर में चलते हैं तीसरे देश की तरफ, उस देश की कहानी जो ट्रेड की दुनिया में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसके नतीजे मिक्स्ड हैं। यूके का फूड एंड ड्रिंक फेडरेशन यानी कि एफडीएफ ने 2025 का ट्रेड स्नैपशॉट जारी किया है। खबर है कि यूके के फूड एंड ड्रिंक एक्सपोर्ट्स 2025 में 25.6 बिलियन पाउंड के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे। साल दर साल 4.8% की बढ़ोतरी है। ये पहली बार 25 बिलियन पाउंड की दीवार टूटी है। लेकिन ये हेडलाइन पूरी कहानी नहीं है। वॉल्यूम में यानी असल माल कितना गया, एक्सपोर्ट्स अभी भी 2019 के स्तर से 27% कम है। ब्रेक्सिट के पहले जितना माल जाता था उसका 73% भी अभी नहीं जा रहा है। यानी ब्रेक्सिट के पहले जितना माल जाता था उसका अभी 73% ही जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ तो हालत और ख़राब है। यूरोपियन यूनियन को फूड एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स 2019 की तुलना में 31% कम है। यानी ब्रिटेन का सबसे नज़दीकी पड़ोसी और सबसे बड़ा मार्केट, उससे ब्रेक्सिट के बाद ट्रेड पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ। यूएस को जो एक्सपोर्ट होता था तो उसमें भी बड़ा झटका है। ट्रंप के टैरिफ्स के बाद H2 2025 में यूके यूएस फूड एक्सपोर्ट्स 8.9% गिरे हैं। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग यहाँ पर अवश्य दिखाई देती है। नॉन EU मार्केट्स में यूके ने अच्छा किया है। इंडोनेशिया में 52% की ग्रोथ आई है और कोलंबिया को 153.7% अधिक भेजा है और जबकि इंडिया को 12.4। और इंडिया यूके FTA के बाद यह और भी बढ़ने वाला है। CPTPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में एक्सेशन के बाद फूड वॉल्यूम एक्सपोर्ट्स उन देशों को 7.8% बढ़े हैं और ईरान वॉर के बाद यूके को एक नई चुनौती, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ा दी है। फूड प्राइसेस यूके में 5.7% तक जाने का अनुमान है। यूके की कहानी में भारत के लिए एक सीख भी है। जब एक देश अपने सबसे बड़े मार्केट से खुद को अलग करता है तो रिकवरी मुश्किल होती है, लेकिन नए मार्केट्स भी मिलते हैं। ट्रेड की दुनिया में फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन दोनों जरूरी हैं और इंडिया यूके FTA जो जुलाई 2025 में साइन हुआ है वो भारत के फूड एक्सपोर्टर्स के लिए एक नया दरवाजा खोल रहा है। अब बिग पिक्चर में खबर वो जो भारत के आंध्र प्रदेश से आ रही है। यह खबर दिखने में तो छोटी है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। आंध्र प्रदेश के फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर ने नेल्लोर में पैडी प्रोक्योरमेंट की रिव्यू मीटिंग में एक अनाउंसमेंट की, एक घोषणा की। और वो घोषणा क्या है कि राज्य के 41,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स और 400 से ज़्यादा वेलफेयर हॉस्टल्स को जो फाइन राइस सप्लाई होगा उस हर थैले पर उस किसान का नाम होगा जिसने वो चावल उगाया और एक QR कोड होगा जिसे स्कैन करने पर प्रोक्योरमेंट से लेकर ओरिजिन तक की पूरी जानकारी मिलेगी।
कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में अकेले 9,700 से ज्यादा राइस बैग्स इस क्यूआर कोड के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। यह इनिशिएटिव क्यों अहम है? तो पहली बात यह कि ट्रेसेबिलिटी है इससे। जब एक स्कूल का बच्चा अपनी प्लेट में चावल देखेगा तो वो जान सकेगा कि यह नेल्लौर के किस गांव के किस किसान ने उगाया है। और दूसरी बात है अकाउंटेबिलिटी। पीडीएस सिस्टम में अक्सर डाइवर्जन होता है। क्यूआर कोड के साथ कहां से चावल उठाया गया, कहां पहुंचा और कहां डिलीवर हुआ, यह सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। और तीसरी बात दोस्तों, यह डिग्निटी है। एक किसान जिसकी आइडेंटिटी अक्सर सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर होती है, उसका नाम अब एक सरकारी स्कूल के बच्चे की थाली तक पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश ने इसी खरीफ सीजन में 51 लाख मीट्रिक टन पैडी की रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की। यह छोटा सा क्यूआर कोड फार्मर से कंज्यूमर तक के रिश्ते को एक नया आयाम देता है। जिस दिन यह मॉडल पूरे भारत में स्केल हुआ, उस दिन इंडिया का फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जनरली ट्रांसफॉर्म होगा। दोस्तों, बिग पिक्चर में आज का आखिरी देश चीन का फ्यूल बैन भी हो रहा है और डिप्लोमेसी भी। जी हाँ, ऐसी कहानी जो बताती है कि जियोपॉलिटिक्स कैसे एनर्जी के रंग में खेली जाती है। 28 फरवरी को यूएस इजराइल ने ईरान पर हमला किया, हॉर्मुज बंद हुआ, एशिया में फ्यूल क्राइसिस शुरू हुई और 12 मार्च को चीन ने फ्यूल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। डीजल, गैसोलीन, जेट फ्यूल सब पर बैन, घरेलू सप्लाई बचाने के लिए। लेकिन फिलीपींस ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर किया, दुनिया का पहला देश। वहां फ्यूल प्राइसेस दोगुने हो गए थे। फिलीपींस की 98% ऑयल इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से आती थी और वियतनाम ने गैसोलीन, डीजल और जेट फ्यूल पर वैट हटा दी। एयरलाइंस ने रूट्स कम किए और इस संकट में चीन ने बैन के बावजूद 28-29 मार्च के वीकेंड पर फिलीपींस और वियतनाम को फ्यूल शिप किया। डिंग हेंग 36 और ओचेंतोशान टैंकर्स ने फिलीपींस को 2,60,000 से ज़्यादा बैरल्स डीजल पहुंचाया। ग्रेट ओशन ने वियतनाम को 1 लाख बैरल्स डिस्टिलेट फ्यूल दिया और oilprice.com ने लिखा कि यह शिपमेंट्स मार्च 12 से पहले क्लियर हो गई थी। टेक्निकली बैन से पहले, लेकिन टाइमिंग चाहे जो हो, इफेक्ट यह है कि बीजिंग ने जिन देशों को फ्यूल चाहिए था उन्हें सिग्नल दिया और यह सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर नहीं है दोस्तों, यह डिप्लोमेसी है। फिलीपींस के साथ चाइना के साउथ चाइना सी विवाद है, वियतनाम के साथ भी। लेकिन क्राइसिस में फ्यूल देकर चाइना ने एक मैसेज दिया है कि हम जब चाहें तब आपकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये वही चाइना है जिसने भारत के राइस शिपमेंट्स जीएमओ के नाम पर रिजेक्ट किए हैं, जो बैन लगाता है और फिर सेलेक्टिव एग्जम्पशंस देता है। यह चाइना की जियोपॉलिटिकल प्लेबुक है, संकट को लिवरेज में बदलना। ये जानता है चीन कि उसे कैसे करना है। भारत के लिए एक और लेसन है एनर्जी और फूड सिक्योरिटी। डिप्लोमेटिक टूल्स हैं जो देश सरप्लस में हो वो क्राइसिस में टर्म्स सेट करता है। दोस्तों, दुनिया बदल रही है। मिडिल ईस्ट का युद्ध सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, वो एक सिग्नल है। जो देश अपनी फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस नहीं बनाता, वो किसी और के फैसलों का शिकार बनता है। भारत की पोजीशन क्या है? रिकॉर्ड रबी प्रोडक्शन है। मस्टर्ड 119.4 लाख टन, गेहूं ऑल टाइम हाई पर है, राइस सरप्लस है। एथनॉल ब्लेंडिंग का 20% का टारगेट हम अचीव कर चुके हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन हमारे कमजोर हैं। रोड टेप 6 दिन के लिए आया था और ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट हमारा घट रहा है। चाइना जीएमओ की आड़ में रिजेक्ट कर रहा है, यानी रॉ मटेरियल हैं, सिस्टम अभी भी पूरा नहीं है। जापान ने अपने राइस क्राइसिस में से ड्राई डायरेक्ट सीडिंग इनोवेशन निकाली। यूके ने ब्रेक्सिट के बाद इंडिया जैसे मार्केट्स ढूंढे और आंध्र प्रदेश ने क्यूआर कोड से फार्मर को कनेक्ट किया। चाइना ने क्राइसिस में डिप्लोमेटिक लेवरेज बनाई और भारत को इन सबसे सीखना है। अपनी एग्रीकल्चरल सरप्लस को एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह मैनेज करना है। किसान को मार्केट से जोड़ना है, लिटरली। क्यूआर कोड हो या फिर एफपीओ, जीआई टैग हो या G2G डील। और ईरान की कहानी हर उस नीति निर्माता को याद रखनी चाहिए जो सोचता है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ ही राष्ट्रीय शक्ति है। नहीं, जो देश अपने लोगों को खाना दे सके, जो सूखे में, वॉर में, सैंक्शंस में भी अपनी थाली भर सके, वही असली ताकत है।
कहते हैं एक आर्मी खाली पेट नहीं लड़ती। जब पूरा देश खाली पेट हो तो ना आर्मी लड़ती है, ना इकोनॉमी चलती है और ना ही डिप्लोमेसी काम करती है। फूड इज पावर और फूड इज सिक्योरिटी एंड फूड इज सॉवरेनिटी। और इसीलिए आज की बिग पिक्चर में ईरान से आंध्र प्रदेश तक हर खबर एक ही बात कह रही है कि खेत को मजबूत करो, किसान को सम्मान दो, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि जिस दिन हर भारतीय किसान की ताकत एक QR कोड में, एक GI टैग में, एक एक्सपोर्ट डील में दिखेगी, उस दिन भारत वो देश होगा जो क्राइसिस में दूसरों को खिलाएगा। और यही है आज की बिग पिक्चर। नमस्ते, धन्यवाद।